नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज मैं कुछ अलग बात करने वाला हूँ। शायद आपको अच्छा लगे न लगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज देश के जो हालात है, उस हालात के बारे में मैंने कुछ न कुछ तो बोलना चाहिए। बहुत दिनों से कुछ बोला नहीं, लेकिन आज मन में आया कि कुछ बोलूं, और आज मौका भी था, तो मैंने बोलना चाहा। आप लोगों के साथ में बातें करनी चाहिए। पहली बात तो हमारे देश में, हमारे देश की शान, हमारे देश की बेटियां कई दिनों से एक दुराचारी, एक दुष्कर्मी गुंडे के, माफिया के खिलाफ, जो सांसद है, कई बार का सांसद है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आदमी हमारे प्रधानमंत्री, प्यारे प्रधानमंत्री, महान प्रधानमंत्री, विश्व गुरु का वो खासम खास है। वो भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष भी है, और वो भारतीय कुश्ती महासंघ में सभी पदाधिकारी उसने अपने पारिवारिक लोगों को ही बनाया है। एक तरफ मोदी जी पारिवारिकता के खिलाफ, डेस्टिनेशन के खिलाफ बड़े बड़े भाषण ठोकते हैं, मैं बोलूँगा ठोकते हैं, लेकिन वहाँ उस दुष्कर्मी, उस गुंडा और माफिया को वो नहीं कह सकते हैं कि ये देख, तो तेरा पारिवारिक कौटुंबिक लोगों को यह मस्त कुश्ती संघ में मत भर। हाँ है, उनकी हिम्मत नहीं है वो बोलने की, क्योंकि मोदी जी वो गुंडे से डरते हैं। डरने के कारण जो भी है, मोदी जी जाने, अमित शाह जाने, और वो गुंडा जाने। उस गुंडे ने कई लड़कियां, जो हमारे देश की शान है, ऐसी शान के साथ दुराचार किया है, दुष्कर्म किया है। और लड़कियां कभी से इस बारे में बोल रही है, प्रधानमंत्री को बोली, कुछ खेल मंत्री को बोली, गृह मंत्री को बोली, सभी लड़कियां बोली। उनको दबाने का कोशिश ये सरकार ने किया, ये प्रधानमंत्री ने किया, ये गृह मंत्री ने किया। नहीं तो वो दुराचारी की क्या ताकत थी कि वो यह दुराचार यूं ही चालू रख सकता था? लेकिन नहीं, उसका बहुत बड़ा खौफ हमारी सरकार के ऊपर है, और इसलिए ये डरी हुई सरकार उस दुराचारी को कुछ नहीं कर सकती। आखिर में वो लड़कियों ने, वो पहलवानों ने जंतर मंतर पर धरना शुरू किया, उससे भी कुछ निपटा नहीं। फिर कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इसकी जांच की जाए और एफआईआर की जाए और इंक्वायरी की जाए। फिर भी ये सरकार, मैं इसको हिजड़ों की सरकार बोल रहा हूँ। मर्दों की सरकार होती ना, तो बेटियों के लिए कुछ भी करने को तैयार होती, लेकिन हिजड़ों के लिए तो बेटी क्या और मर्द क्या, पुरुष क्या। और जो लोग, एक जिसको मैं भड़वा बोलता हूँ, भड़वे टाइप के लोग होते हैं, उनको बेटी बेटा इससे कोई मतलब नहीं होता है। उनको अपने व्यापार से, अपने धंधे से, अपनी ताकत से मतलब होता है, अपने फायदे से मतलब होता है। और इसलिए यह सरकार ने, जिसको मैं बोल रहा हूँ हिजड़ों की सरकार, भड़वों की सरकार, उस दुराचारी को बचाने के लिए हर संभव कोशिशें की, कर रहे, आज भी कर रहे। तो हमारी बेटियां अभी भी लड़ रही है। क्या अंजाम होगा मुझे मालूम नहीं, अंजाम ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। सत्ता के सामने शानपन नहीं चलता है, ऐसा हमारे गुजराती में कहावत है
कि सत्ता पासे शाणपण न चाले, लेकिन फिर भी दुनिया की बड़ी बड़ी सत्ताएं खत्म हो चुकी है जब वो दुराचार अत्याचारियों को मदद करने को तैयार होती है, मदद करती है। अब तो समय बहुत गहरा आ गया है, लोकतंत्र है भारत में, और भारत के लोग अपनी बेटियों के बारे में बहुत ही संवेदनशील है। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको सत्ता और पैसे से ही मतलब है, जिसको मैं बोलता हूँ भड़वे टाइप के लोग, कि उनको पैसा, सत्ता या फायदे से मतलब होता है, वो नहीं चलेंगे, वो बेटियों के साथ नहीं चलेंगे, वो सरकार के साथ चलेंगे। ठीक है, उनको चलने दो, लेकिन मेरा देश का जो मर्द है, मेरी देश की जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो ये माफ करने वाली नहीं है, वो सहन करने वाली नहीं है, और उसका अंजाम 2024 के चुनाव में वो दिखाएगी। ठीक है, मुझे उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहना है, लेकिन और एक बात मेरे दिल में चुभ रही है, और वो बात है हमारे देश में उत्तर पूर्व में मणिपुर करके जो स्टेट है, राज्य है, प्रांत है, वहाँ करीबन 1.5 महीने से आग लगी हुई है। वहाँ के 2 मंत्री या सांसदों के घरों को उपद्रवियों ने जला दिए हैं। वहाँ जनजीवन ठप हो चुका है और वहाँ की जनता तंग आ चुकी है। फिर भी ये तड़ीपार और उसका बॉस फेंकू झूठा आदमी वहाँ कुछ देख नहीं रहे। एक बार गया था तड़ीपार, वहाँ देख के आया, मिल के आया, घूम के आया, आ गया चुनाव के मैदान में। उनको सिर्फ चुनाव से मतलब है, और चुनाव ये न के न प्रकार है न जीतना, और अगर वो जीत नहीं सके तो बनी हुई चुनी हुई सरकार को ये न के न प्रकार है तोड़ना और वहां अपनी सरकार को स्थापित करना। भ्रष्टाचारियों को लेके, दुराचारियों को लेके ये चल रहा है, और वहां मणिपुर जल रहा है, खून खौल रहा है मेरा। मुझे लग रहा है कि क्या कहूँ, क्या करूँ और क्या न करूँ, कैसे करूँ और कैसे न करूँ। आज मैं 73 साल की उम्र में भी इतना गुस्से में हूँ, तो इस देश के नौजवान चुप तो नहीं बैठे होंगे। उनके दिल में भी, उनके मन में भी ये सुलगता होगा कि हमारे देश की हालत क्या हो गई है। मणिपुर जैसा संवेदनशील राज्य आज आतंकवादियों के हाथ में हो इस तरह से, वहाँ हालत है करीबन 80 से 90 लोग मर चुके हैं इस आग में। बार बार वहाँ की हमारी आर्मी के जवान के ऊपर हमले हो रहे हैं, पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं, और तो और 2 ग्रुप जो वहाँ है, 2 जाति, 2 लोग, कुकी और मैतेई, ये दोनों के बीच में जो आग लगी है, वो आग लगाने का काम भी यही सरकार ने किया हुआ है, क्योंकि उनको सत्ता से मतलब है। उनको देश से और देश की जनता से, देश के लोगों से, जीने वाले लोगों से मतलब नहीं। उनको मरने वालों के मौत के ऊपर शासन करना है, मत लेना है, वोटिंग करना है, और सत्ता प्राप्त करके फिर अपनी सत्ता चलाते रहना है। और ऐसे गंदे बुरे लोगों के सामने और तो हम क्या कर सकते हैं। आज पुलिस उनकी, आर्मी उनकी, सब 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 उनका है, हमारा जनता का है क्या। महंगाई कितनी है उसके बारे में वो कुछ नहीं बोल रहे। बेकारी कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, पढ़े लिखे युवा, अनपढ़ युवा या कम पढ़े लिखे युवा जिस तरह से आज
देश की सड़कों पे, देश के गांव में, देश के शहरों में दुखी हो रहे हैं, उसके बारे में इस सरकार को कोई चिंता नहीं, कोई मतलब नहीं। एक अरबपति शेठ है, वो उसका दोस्त है, और वो दोस्त के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। दोस्त के कई काले कारनामे हैं, काले धंधे हैं, उसके बारे में ये सरकार के मंत्री, ये सरकार की अधिकारी कभी भी कुछ भी नहीं कर रहे। एक छोटा सा मंत्री ने अगर कुछ किया हो विपक्ष में, अगर वो, तो उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये वो सब एजेंसियां लग जाती है। लेकिन आज तक उस करोड़पति, अरबपति आदमी जो दुनिया का तीसरा नंबर का या 2 नंबर का धनपति था, उसके ऊपर कभी कोई ईडी नहीं, कभी कोई सीबीआई नहीं, कभी कोई इनकम टैक्स नहीं, कभी कुछ नहीं। क्या हालत बना रखी हमारे देश की। मैं तो इतना ही कहूँगा युवाओं से, लोगों से, जनता से, जागरूक हो जाइए। ये जो हिंदू और मुसलमान के नाम पे दंगे भड़का कर अपनी रोटी सेकने का, राजकीय रोटी, अपनी सत्ता की रोटी सेकने वाले ये जो लोग हैं, दरिंदे हैं, ये गीध है लाशों के ऊपर। अब लाशों की बात आई तो हमारे शहीद जवान, पुलवामा के जवान, उनकी शहीदी को मैं प्रणाम कर रहा हूं। लेकिन वो शहीद हुए क्यों और कैसे? कौन था उसके पीछे? किसने साजिश रची थी कि वो जवानों को इस तरह से मार दिया गया, आसानी से मारा गया? वो बात का कोई इंक्वायरी, कोई तलाशी, कोई जांच पड़ताल आज तक इतने सालों के बाद भी नहीं किया गया। हाँ, उसके ऊपर, उस जवानों की लाशों के ऊपर चुनाव लड़ा गया, मत मांगे गए, सत्ता ली गई। तो मैं इसलिए इनको गिद्ध बोलता हूं, लाशों के ऊपर सत्ता पाने वाले लोग हैं। इसके पहले गुजरात में भी उन्होंने यही किया था, 20-22 साल पहले। गोधरा कांड, फिर गुजरात कांड वगैरह करके सत्ता काबिज किया, और आज तक वो सत्ता को उसी तरह से गिद्धों की तरह मुर्दों के ऊपर सत्ता लेने का और पाने का काम ये लोग कर रहे हैं। आज अगर हम जागृत नहीं हुए तो कल हमारी हालत बहुत बुरी होने वाली है, बहुत बुरी होने वाली है। आज नहीं समझेंगे तो कल कभी भी समझने का मौका नहीं है। इसलिए आज से बोलना शुरू करिए। आप नहीं बोल सकते हैं तो कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ। मेरी बातों को आप फैलाइए, वायरल कीजिए, लोगों को दिखाइए, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे इस बातों को आप फैलाइए। तो कम से कम लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि हाँ, इस देश में बहुत बुरे हालात होने वाले हैं, हो गए हैं, और भी बुरे होने वाले हैं। और ये बुरे हालात से हमारी युवा पीढ़ी को सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। मेरे जैसे लोग तो जिंदा रहने वाले नहीं, ज़्यादा देखने वाले नहीं ये बुरे हालात, लेकिन युवाओं को देखना पड़ने वाला है। और इसलिए मैं युवा शक्ति को विनती करता हूँ, जागरूक होइए, खड़े होइए और लड़िए। बस। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।